गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गजब, आई एम फाइन। कैसे हो आप सब? राधे राधे बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, जय माता दी, सत श्री अकाल। जय श्री कृष्णा। बढ़िया सब। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था उसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी, टेस्ट कैसा रहा? चलो पहले ये बता दो आप। मध्यावयवी समझ में नहीं आया? ओके, ठीक है, देख लेंगे बेटा उसको भी अभी। और टेस्ट डिस्कशन कल कर लेंगे बेटा। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी लास्ट टाइम से बड़े हैं मार्क्स? ओवरऑल भी और केमिस्ट्री में भी? या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके केवल केमिस्ट्री में बड़े हों, ओवरऑल में नहीं बने हों? कोई है आप में से? अच्छा, मार्क्स बता सकते हो क्या आप लोग? 2 नंबर कम हो गए, 50 नंबर बढ़ गए। केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था? अच्छा, केमिस्ट्री में कम आए। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, पेपर जो है डिस्कस कर लेंगे कल। और सबसे मेन चीज ये है कि उसमें से जिन जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं या जिन जिन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, ये मान करके चलो वो आपके वीक पॉइंट है उस पर्टिकुलर चैप्टर में से। जैसे आप अगर पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हो या आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं, या फिर केमिकल बॉन्डिंग, तो इनमें से जिन जिन टॉपिक में आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं या जो आपने छोड़ दिए हैं, उन टॉपिक को अलग से लिख लेना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक बार टेस्ट दे दिया, दोबारा जिंदगी में कभी उस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तो मेन एग्जाम देना है, तो जितने भी आपके माइनर होते हैं या जितने भी मेजर टेस्ट होते हैं, उन सब से आपको यही काम करना है कि अपने वीक पॉइंट को निकाल दो, उन सबको आप फिर से पढ़ दो और उस पर बेस्ड नेक्स्ट जो है अच्छे तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। केमिस्ट्री में कम आया बेटा, मैंने बोला ही है आपको कि आपके वीक पॉइंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ केमिस्ट्री है, हो सकता है आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपको सेम काम करना है। ठीक है ना? वीक पॉइंट्स लिख लो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। प्रैक्टिस से ही चीजें कंप्लीट होंगी, ये मैं पहले बता दूं। केमिस्ट्री का पेपर बेटा, अगर मान लो आप बोल रहे हो इस बात को पेपर हार्ड था, तो मेन एग्जाम में भी तो पेपर हार्ड ही आएगा, वहां पे कौन सा इजी आएगा? और या फिर अगर आप अभी के टाइम पे पेपर हार्ड मान के चलते हो, तो आपको क्या लगता है वहां बहुत आसान मिल जाएगा पेपर? एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ केमिस्ट्री में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इनऑर्गेनिक में क्या किया जाए कि ठीक हो जाए? हर चीज में थोड़ा स्पेशल केस लगाने की बजाय पहले नॉर्मल तरीके से सोचो। आपको इनऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यार यहाँ पे तो अपवाद पहले लगाना है, जबकि आपको 1000 बार बताया हुआ है कि पहले आप नॉर्मल तरीके से उसको चेक करो। उसके बाद में जब आपसे लगे कि नहीं यार स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस तो आपको वैसे ही बोल दिया जाता है कि लिख लो, आपका टाइम बच जाएगा।
चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तो हम टेस्ट का डिस्कशन कल होगा, उसमें आपको ये सारी चीजें जो है मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें और अभी हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं, जो अभी टॉपिक चल रहा है आपका आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि संरचनात्मक समावयवता। इस संरचनात्मक समावयवता में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं? देखो, सबसे पहला जो आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था यानी कि समावयवता, फर्स्ट तो हमने देखा था यहाँ पे CI देख लिया, PI भी पढ़ लिया ना आपने, पोजीशन आइसोमर। इसके अलावा तीसरा जो हमने देखा था वो कौन सा होगा? क्रियात्मक समूह समावयवता यानी कि FGI, जिसे आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसके अलावा एक होता है मेटामेरिज्म, जिससे बोला जाएगा मध्यावयवता, ठीक है। तो ये भी हमारा, अब इनमें CI PI तो हमने पढ़ लिए थे, FGI और मेटामेरिज्म पे भी हम बात कर चुके थे। एक बार मैं फिर से आपको इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आपको वैसे पता होगा। CI में हम क्या करते हैं हमेशा? चेन यानी कि PCC या साइड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपको एज इट इज मिल जाए तो उस स्थिति में आप क्या बोलोगे? यहां पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ध्यान रखना, PCC एवं पार्श्व श्रृंखला भिन्न या परिवर्तित, वो कहलाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा आपको बोला था बेटा PI में क्या था? PCC सेम, लेकिन सब्स्टिट्यूट यानी कि एक तो जैसा आप देख सकते हो क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, बहुबंध की स्थिति भिन्न, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास क्रियात्मक समूह समावयवता। अच्छा, क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होता है बताओ, फटाफट बोलो आप, क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप्स की जो हम बात कर रहे थे, इसमें क्या मैं बोल सकता हूं कि अणुसूत्र समान होगा? और क्रियात्मक समूह क्या होगा? भिन्न। PFG अलग अलग हो जाएगा ना, यानी कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। और क्या होगा इसके लिए बताओ, और क्या चीजें ऐसी बोल सकते हैं हम इसमें? देखो, 2 दिन का गैप आपकी क्लासेस में लगा है, इसीलिए मैं यहां से वापस स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कितना पढ़ा होगा आपने 2 दिन में, है ना। फेस्टिवल के टाइम पे तो क्या ही पढ़े होंगे तुम लोग, तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को आपसे एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि वापस से बता दो मुझे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह थे जो कि FGI में आते हैं? मतलब जैसे मैं अगर अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के साथ ईथर था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या होगा? अच्छा, इसमें PCC सेम होगा क्या? अणुसूत्र तो समान है, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में PCC की बात कर सकते हैं क्या हम कि PCC सेम रहेगा? बताया था ऐसा आपको कि PCC का मान समान रहेगा? बोलो भाई बोलो। एस्टर, कार्बोक्सिलिक के साथ में एस्टर था, बिल्कुल। और इसके अलावा और कौन कौन से थे? और कौन कौन से थे बोलो।
और कौन कौन से थे बेटा? एल्डिहाइड के साथ क्या होगा बोलो? एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, और क्या था बोलो? बस इन्हीं में था क्या? साइनाइड और आइसोसाइनाइड, और कौन कौन से क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाने वाले समूह थे यहाँ पे? FGI, अल्कोहल और ईथर। अमीनो, अब अमीनो कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। क्या अल्कोहल में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं क्या? अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग क्रियात्मक समूह होंगे या सेम ही होंगे? नहीं होंगे, एक ही क्रियात्मक समूह माना जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे यौगिक थे? आंसर दो भाई, आंसर दो। अमाइड, अमाइड में कौन सा? अमाइड जिसे आप CONH2 बोलते हो। अब अमाइड में कौन सा? साइनाइड, आइसोसाइनाइड तो ठीक है। अमाइड में कौन सा था बेटा? वन डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के अमाइड हो जाएंगे क्या? देख लो एक बार फटाफट इनको। अब इनमें एक बार मुझे बताते जाओ आप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा, किस तरीके से। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बोली थी, अगर याद हो आपको, कि जब भी आप क्रियात्मक समूह समावयवता की बात करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी, तो ये भी अपने आप में क्या होंगे? अलग अलग क्रियात्मक समूह। ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रेट, NO2 और ONO, ये भी आपका क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने किए थे, पहले ये बता दो उस पे बेस्ड क्वेश्चन में किसको दिक्कत आती है? क्या आप में कोई है ऐसे? आती है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, और अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहां पे। लिखो क्वेश्चन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता दिया था ना मैंने आपको, असंतृप्तता की कोटि बता दिया था क्या? असंतृप्तता की कोटि हो गया था क्या? हो गया था। असंतृप्तता की कोटि के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात करते हैं वो बता दो जल्दी से। या तो वलय और या फिर डबल बॉन्ड इक्वलिटी, यानी कि द्विबंध तुल्यांक का मान। उसका सूत्र क्या था आपके पास? सूत्र क्या था? C+1 माइनस H+X-N/2। ठीक है, ओके। तो अब जैसा आपको एक यहां पे मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं बेटा, C4H10O। ठीक है, अब C4H10O के लिए आपको संरचनात्मक समावयवी बनाने हैं, और संरचनात्मक समावयवी भी किसके? ईथर के आधार पे। ट्राई करो इसको, संरचनात्मक समावयवी बनाने हैं, और वो भी C4H10O के लिए ईथर के आधार पे। तो आपको मैंने कंडीशन बताई थी बेटा, याद हो तो, कि जब भी आप ईथर बनाओगे तो क्या होगा? OCH3 ले लिया आपने,
और इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो बचे हुए जो कार्बन है, जैसे कि OCH3 को आप कैसे लिखोगे, ROR। तो हमने क्या किया, न्यूनतम एक कार्बन यहाँ पे फिक्स कर दिया, और इस तरफ क्या होगा अपने पास में 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने बचे, 7। क्या ये C4H10O को प्रदर्शित कर रहा है क्या, C4H10O। तो आपके पास अगर एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि कार्बन 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 ऑक्सीजन और CH3, और दूसरा एक बताओ ये आपस में क्या कहलाएंगे, 3 आपका सही है, ठीक है मानी बात। लेकिन अब मुझे आप ये बताओ C4H10O में ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, क्या मैं इनको मध्यावयवी बोल सकता हूं क्या, मेटामर्स। मेटामर्स की कंडीशन भी आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। मेटामर क्या होते हैं अपने पास, जिनमें कि आपको पॉलीवैलेंट यानी कि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह मिल जाए। अच्छा, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह कौन कौन से थे बताओ, ईथर, थायो ईथर बोल देंगे, कीटोन भी बोल सकते हैं क्या हम उसके लिए, बोल सकते हैं ना, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। इसके अलावा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड में कौन सा होगा अपने पास में, अच्छा कीटोन और अमीन के अलावा और कौन कौन से हैं जो कि आपके पास पॉलीवैलेंट, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा क्या उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा क्या, एनहाइड्राइड, बिल्कुल एनहाइड्राइड भी बताया था मैंने आपको, क्या उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, नहीं, कार्बोक्सिलिक पॉलीवैलेंट की कैटेगरी में यानी कि बहुसंयोजी में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक क्या होता है आपका, मोनोवैलेंट यानी कि एक संयोजी क्रियात्मक समूह, ठीक। तो अब जैसे आपको मैंने यहां पे बोला हुआ है C3H7OCH3, क्या जब भी आपको कोई भी बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह दे रखा है, इसके दोनों तरफ जो जुड़ने वाले एल्किल समूह है ये समान होने चाहिए या भिन्न होने चाहिए मध्यावयवी बनाने के लिए, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह समान होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए, बताओ जल्दी, अलग अलग होने चाहिए। क्या मैं बोल सकता हूं कि वो एक ही सजात होने चाहिए, अलग अलग होंगे, ठीक है, क्या वो सजात होने चाहिए क्या, बोलो, सजात मतलब क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए उनका, सेम या डिफरेंट, क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए उनका, सेम। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मध्यावयवी बोल सकता हूं क्या मैं इसको, क्योंकि देखो यहां पे ऑक्सीजन के इस तरफ आपके पास क्या है, मिथॉक्सी यानी मेथिल समूह, इस तरफ क्या है, इथॉक्सी। अच्छा, इनके नाम क्या होंगे, फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा, फर्स्ट वाले का नाम 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, सेकंड वाले का नाम क्या होगा 1 इथॉक्सी इथेन, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मध्यावयवी, ठीक है, इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है ये बात सबको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो इसमें आप, अगला मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर, जैसे कि एक आपको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। अच्छा, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसका नाम क्या होगा, इन दोनों के बारे में क्या विचार है बताओ जरा, क्या ये दोनों भी मध्यावयवी होंगे क्या, बताओ जल्दी, क्या ये दोनों मध्यावयवी होंगे। देखो अगर मैं बात करूं, एस्टर है, ठीक है, एस्टर, अच्छा नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा, पहले वाले का नाम क्या होगा और दूसरे वाले का नाम क्या होगा,
क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस एक CH2 का ट्रांसफर आपने इस तरफ कर दिया? CH2 का ट्रांसफर तो इस तरफ हो गया ना। क्या अब ये मेटामर बन जाएंगे क्या, मध्यावयवी? मिथाइल इथेनोमाइड, ठीक है, और एक ने लिखा है मिथाइल इथेनोएट। ओके, क्या कहलाएंगे ये आपस में, मध्यावयवी या फिर क्रियात्मक समूह समावयवी? बोलो बेटा, क्या कहलाएंगे ये? FGI होंगे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक यौगिक जो आपको दे रखा हो वो एक से ज्यादा प्रकार की समावयवता दर्शाता हो? एक से ज्यादा प्रकार की समावयवता दर्शा सकता है ना। अगर एक से ज्यादा प्रकार की समावयवता दर्शाई तो फिर हम किस पे बात करेंगे, FMCP। यानी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता कौन दर्शाएगा, फंक्शनल, उसके बाद मेटामर, उसके बाद चेन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा इसके पास, पोजीशन। ठीक है ना। तो अब बताइए आप, क्या कहा जाएगा इसको? देखो, ये अपने पास में जो दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, आप ध्यान से देख लेना इसको। मैंने क्या बोला है, HC डबल बॉन्ड O और इसके बाद OC2H5। क्रियात्मक समूह क्या है आपके पास में, सेम ही है अभी भी या अलग हो गया? आप इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो क्या? ये जो आपके पास समूह दिया हुआ ये आपको लग रहा होगा एल्डिहाइड है, लेकिन हम बात किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, मेटामर होगा। अगर यहां पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, और वो चेंज क्या होता, जैसे आपको दे दिया यहां पे HC डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना, और इसको भी आप क्या करोगे, जैसे यहां पे CH3 कौन सा अम्ल है ये कौन सा अम्ल है, क्या कहेंगे इसको? अगर मैं यहां से एक CH2 को यहां पे ट्रांसफर कर दूं और इस तरफ बना दूं कुछ ऐसी व्यवस्था, अब बताओ क्या ये आपस में एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे क्या? क्या ये आपस में मेटामर कहलाएंगे, मध्यावयवी? नहीं होंगे। ये तो कौन सा समूह बेटा, एसिड, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मध्यावयवी नहीं बोलेंगे इनको, क्या बोला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, यहां तक की बात सबको। अब इसी तरीके से जैसे आपको बोला गया एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये एनहाइड्राइड बहुसंयोजी होगा या एकल संयोजी, बताओ, एनहाइड्राइड बहुसंयोजी या एकल संयोजी? एनहाइड्राइड क्या होगा, पॉलीवैलेंट या फिर मोनोवैलेंट? पॉलीवैलेंट होगा ना। अब पॉलीवैलेंट अगर है, मान लो मैंने क्या किया, यहां पे एक ऐसा समूह इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इस प्रकार यहां पे, और एक दूसरा जो यहां पर परमाणु है, जैसे ये एक समूह है और दूसरा आपके पास में C डबल बॉन्ड O,
O, C डबल बॉन्ड O, अब बताओ क्या ये मध्यावयवी होंगे या फिर कुछ और, जो भी आप यहां पे चेक कर सको। इन दोनों को चेक करके बताओ क्या ये मध्यावयवी होंगे या फिर नहीं। और अगर मध्यावयवी नहीं है तो फिर क्या होगा। बेटा आइडेंटिकल बोलेंगे, मध्यावयवी नहीं बोल सकते। उसका कारण क्या है, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है। आप अगर इनका नाम लिख करके देखोगे ना तो नाम क्या होगा आपके पास, सेम ही तो रहेगा। आप देखो जैसे C डबल बॉन्ड O इसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास फिनोलिक समूह आ गया। और इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो साइक्लो एल्केन। अब यहाँ पे ये दोनों की कनेक्टिविटी में अगर हम चेक करेंगे तो इस तरफ भी तो कनेक्टिविटी क्या हुई, सेम। आपने पहले इस तरीके से रखा हुआ था, अब क्या कर दिया, उसको केवल इस तरीके से रख दिया। तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे, आइडेंटिकल, यानी कि ये दोनों समान होंगे। तो इसको मेटामर बताने की गलती मत करना। अच्छा ये क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये क्रियात्मक समूह कौन सा है बताओ। क्रियात्मक समूह कौन सा है ये, एनहाइड्राइड। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर यहां पे मैं ऐसा करता कि जैसे ये एक समूह है इसके साथ में, चलो दोबारा अलग से और बना रहा हूं मैं एक और, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है मेरा। जैसे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अब बताओ क्या ये मध्यावयवी होंगे या नहीं, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलूं अभी भी, बोलो बेटा बोलो क्या होगा, क्या अब ये मेटामर होंगे क्या। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलूं या फिर मेटामर बोलूं इनको। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, मेटामर बोल सकते हैं क्या इनको। देखो आप यहां पे जैसे ये जो कार्बन था इसके साथ में जो हमने कनेक्टिविटी देखी हुई है वो क्या है, ये आपके पास पूरा फिनोलिक समूह जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, और इस तरफ आपके पास सिर्फ और सिर्फ साइक्लो एल्केन। अब अगर मैं इस तरफ बात करूं तो देखो आप यहां पे इसके साथ में OH है क्या, नहीं है, लेकिन इस तरफ में आपके पास OH चला गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कनेक्टिविटी जो है यहां पे दोनों तरफ जो समूह जुड़े हुए वो क्या है, आपस में भिन्न भिन्न। दो समूह जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताओ क्या ये दोनों के दोनों समान है क्या, अलग अलग हुए ना बेटा। इस तरफ जो समूह लगा हुआ था और उस तरफ जो समूह लगा हुआ है, दोनों क्या है, अलग अलग। मेटामर की कंडीशन क्या होती है, जुड़े हुए समूह कैसे होने चाहिए आपके, भिन्न भिन्न, ठीक है। तो ये सेम तो नहीं होंगे, आइडेंटिकल तो नहीं होंगे। मेटामर बोल सकता हूं क्या मैं इसको, कनेक्टिविटी से चेक कर लो, मेटामर बोल सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, क्यों बोल सकते हैं बेटा। इधर ध्यान दो, इधर आपके पास फिनोलिक समूह था, पूरा फिनॉल हो गया। जब आपने इस OH को यहां से हटा करके और इसके साथ जोड़ दिया तो ये अल्कोहल हो गया ना। मेटामर नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेटामर की कंडीशन क्या बोली थी मैंने, दो ग्रुप जो आपके पास लगे हुए हैं वो डिफरेंट है,
एक तरफ तो ध्यान दो आप, जो समूह जुड़ा हुआ है ये आपके पास भाग रहा है यहां से, ये 2 पार्ट कर दो आप इसके। यहां पे जो कनेक्टिविटी है आपके पास, ये जो समूह है, क्या यही समूह आपको इस तरफ भी दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये दोनों समूह समान है क्या? दोनों समूह अलग अलग है। इसमें अगर आपने OH लगा दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन जो था C6H6 उसके ऊपर आप OH लगा रहे हो, मतलब फिनॉल बन गया पूरा। तो एक क्रियात्मक समूह ये अलग हुआ। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दूसरा क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो दोनों के दोनों 2 अलग अलग क्रियात्मक समूह है ना। वहीं आप अगर इस तरफ की कनेक्टिविटी देखोगे, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ ये समूह, ये पूरा का पूरा समूह और ये पूरा का पूरा समूह, क्या ये दोनों समान है क्या? क्या ये दोनों समूह समान है क्या? नहीं है। अब जरा मेटामर जो है उसकी कंडीशन पे आ जाओ। मेटामर में आपको क्या बोला गया था कि मेटामर में आपके पास सजात यानी कि क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए? समान। क्या यहाँ पे क्रियात्मक समूह समान दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका? FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक तरफ आपके पास में इसमें अल्कोहल आ रहा है और एक तरफ फिनोलिक समूह। समझ में आ गई बात? तो ये आपके मेटामर नहीं होंगे। क्या कहलाएंगे ये? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हमें दिखाई जरूर दे रहा है ऐसा कि सर यहाँ पे तो OH लगा हुआ है, इस तरफ देखो हमने उसको उधर शिफ्ट किया। बेटा ये भी तो देखो कि किसके साथ जोड़ा है OH को। तो ना तो ये सेम है और ना ही ये मेटामर है। क्या कहलाएंगे ये आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, FGI। ये बात क्लियर हो गई क्या? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है C4H10। C4H10 आपको बताना है यहां पे संरचनात्मक समावयवी। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो बताओ? संरचनात्मक समावयवी आपको अगर ज्ञात करने हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? स्टेप बताया था मैंने आपको। DU ज्ञात कर लो। DU कितना आएगा इसका? DU कितना आएगा? बोलो कितना DU आएगा इसका? 0। अब DU 0 के साथ ये फॉर्मूला जो है आपका CnH2n+2 है। CnH2n+2। अब अगर आपको बोला जाए कि इस फॉर्मूला से और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो किसकी? एल्केन की। तो यहाँ पे एल्केन में क्या बनेगा? या तो आपके पास कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसे बोलोगे आप N-ब्यूटेन, और या फिर दूसरी व्यवस्था क्या होगी इसमें आपके पास में? आइसोब्यूटेन। ठीक है। तो इस स्थिति में यहां पर कौन सी समावयवता होगी? देखो मूलक अगर आपको दे रखा है तो DU निकालने की जरूरत नहीं होती है, और अगर आपको कोई यौगिक दे रखा है तो आपको DU निकाल के चेक कर लेना है। तो ये आपके पास आइसोब्यूटेन हो गया और ये आपके पास N-ब्यूटेन। टोटल आंसर कितना आया इसका? चेन आइसोमर होंगे दोनों। यस, CI होगा। CI के अलावा और कोई पोजीशन पॉसिबल है क्या इसमें? या और कोई समावयवता संभव है क्या इसमें? नहीं है ना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा इसका आंसर? एक नाम N-ब्यूटेन और दूसरा हो गया इसका आइसोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर बात सबको? अच्छा, इसके अलावा अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो ये जो आपने आइसोब्यूटेन लिखा, क्या ये कॉमन नेम है या IUPAC नेम है? कॉमन नेम। IUPAC क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद C5H12 आपको मैंने बता दिया पहले ही। ये जितने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं ये सारे के सारे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले बता देता हूं।
तो आप अगर ये सोच करके चलो कि सर पीवाईक्यू नहीं है, तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू चल रहे हैं जो अपने कॉमन लेक्चर में भी हम कर चुके। C5H12 बताया हुआ है आपको। C5H12 का क्या होगा आंसर, जल्दी बता दो मुझे, जल्दी से आंसर दे दो ताकि मुझे भी ये लग जाए कि हाँ 2 दिन में आपने ब्रेन वॉश तो नहीं किया। कम से कम ऐसा ना हो कि रावण जलाने के साथ साथ दिमाग में रखी हुई जितनी भी आइसोमेरिज्म थी वो सब गायब कर दियो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, C5H12 है तो पहले DU कितना आ जाएगा इसका 0। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, एल्केन। अब एल्केन के लिए यहाँ पे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं बताओ। आपको अगर मालूम हो, मैंने बोला था RH, तो RH का मतलब C5H11 और एक H, ऐसा कुछ बताया था क्या आपको। C5H11 के लिए कितने बने थे, कुछ मूलक बताए थे मैंने आपको, उन मूलकों के आधार पर हमने ज्ञात किया था। कुछ याद आया, 7, 8, 3, हाँ बेटा 2-मिथाइल प्रोपेन ही है इसका नाम। ये कॉमन नेम है और ये IUPAC। कितने होंगे C5H11 के लिए। अच्छा कौन कौन से हैं नाम बता सकते हो। 8 बनेगा, 4 + 2 + 1 7, 4 + 2 + 1, अरे भाई N पेंटेन, एक तो N पेंटेन हो गया। मैंने आपको बोला था इसमें आपको सारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलना है, तो एक तो हमने बनाया था N पेंटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, चलो एक बार आप सॉल्व करके देख लो, और अगर कर लिया है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम आगे बढ़ते हैं। सबने किया हुआ है ना ये ऑलरेडी, लास्ट जो अपने पुराने नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा C5H12। मुझे बस इतना सा बता दो, क्या मैं इसको 2 नियोपेंटेन बना सकता हूं क्या इससे, क्या ये पॉसिबल है इसके लिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या कर लिया था। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम बता दो, और ये CI होगा या PI होगा ये भी बता दो फटाफट, बट इसका नाम बता दो मुझे आगे। नाम बोलो। अल्कोहल हमने कर लिया था, अल्कोहल ईथर भी हो गया था आपका। अच्छा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए थे ना हमारे लास्ट लेक्चर में, ये बता दो फटाफट। टू डाइमिथाइल प्रोपेन, बहुत बढ़िया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो यानी कि अभी तक हमने जितने भी आइसोमर यानी कि समावयवी है वो पढ़ लिए यहाँ पे। एक तो अपने पास में CI हो गया, PI हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हो गया आपका, और लास्ट जो था मेटामेरिज्म वो भी हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपके पास चलावयवता। चलावयवता अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये जब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट होगा उस टाइम पे पढ़ाया जाएगा। और अभी जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वो होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता। वैसे तो मैं यह आपका टॉपिक बाद में पढ़ाने वाला था, लेकिन जब समावयवता चल ही रहा है तो साथ के साथ इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा है यहाँ पे, त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता जो है पहले एक बार समझ लेते हैं क्या होती है त्रिविम समावयवता, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। जैसे आपको ये पता है कि
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? इस स्ट्रक्चर का नाम बता दो, क्या नाम होगा इसका? क्या नाम होगा इसका? नाम बताओ फटाफट। ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में भी कौन सा? ब्यूट 1 इन लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अगर यहां पे कुछ ऐसी स्थिति आपको मिल जाए, जैसे कि ये आपके पास CH3 आ गया, यहां पे भी आपके पास CH3 आ गया, यहां पे आ गया H और यहां पे भी आ गया H, इसका नाम क्या होगा? नाम बताओ इसका, क्या नाम होगा इसका? ब्यूट 2 इन, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में अणुसूत्र समान है क्या? अणुसूत्र समान होगा क्या इनमें? दोनों में अणुसूत्र समान होगा क्या? ठीक है। अच्छा, दोनों में अगर आपसे बोला जाए संरचना सूत्र समान है क्या? क्या इन दोनों में संरचना सूत्र समान है? बेटा इन दोनों में आप बताओ मुझे पहले, इन दोनों में संरचना सूत्र समान है क्या? नहीं। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? क्या इन दोनों में पीसीसी सेम है? पीसीसी सेम है, यानी आपस में क्या कहलाएंगे? ये पोजीशन आइसोमर। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना? मेटामर नहीं बोल सकते बेटा इसको। मेटामर बोलने के लिए मैंने आपको बोला है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये मेटामर कैसे हो जाएंगे? क्या बोलेंगे इनको हम आपस में? पीआई। पीआई मतलब क्या होगा? स्थिति समावयवी। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? अब अगर आपसे बोला जाए कि मैं इसमें से सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को ले रहा हूं, कौन सा स्ट्रक्चर लिया मैंने यहां पे? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ब्यूट 2 इन को ले रहा हूं मैं बेटा, केवल और ब्यूट 2 इन ओनली। अब ब्यूट 2 इन की अगर आप बात करेंगे तो फिर उस स्थिति में क्या होगा? जैसे इस कार्बन कार्बन के साथ में यहां पे एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपके पास CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो आप, कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ CH3। हो सकता है ऐसा? बना सकते हैं ना हम इसको इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि क्यों ना मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो चेंज कर सकता हूं। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरफ मैंने क्या किया? CH3 लगा दिया, इस तरफ भी क्या किया मैंने? CH3 लगा दिया, इस तरफ मैंने क्या किया? हाइड्रोजन, और इस तरफ भी हाइड्रोजन। मुझे बताओ क्या यहां पे अणुसूत्र समान है? अणुसूत्र समान है? क्या इनमें संरचना सूत्र भी समान है क्या? संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन कनेक्टिविटी क्या है दोनों की? त्रिविम में अगर आप इनकी कनेक्टिविटी की बात करोगे, यानी कि इनका अभिविन्यास, क्या वो अभिविन्यास भी समान है क्या? क्या वो अभिविन्यास भी समान है? नहीं। अभिविन्यास क्या है बेटा? यहां पे अलग अलग। कैसे अलग अलग है? देखो आप, यहां पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ थे, CH3 CH3 एक तरफ, ठीक है। उसी के आधार पे आप देखो यहां पे CH3 CH3 एक दूसरे के विपरीत है, और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी एक दूसरे के विपरीत है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पे संरचना सूत्र आपका समान हो, अणु सूत्र आपका समान हो, लेकिन त्रिविम में जब आप इनकी कनेक्टिविटी की बात करोगे तो वो कैसी होनी चाहिए? भिन्न। ऐसे समावयवी क्या कहलाते हैं? आपके त्रिविम समावयवी। बात समझ में आ गई क्या?
हाँ, ये सिस और ट्रांस है, लेकिन अभी हम सिस और ट्रांस तक पहुंचे नहीं है। अभी सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, कनेक्टिविटी की। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और एक और बात ध्यान रखना, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में से मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है यहाँ पर, ब्यूट 2 इन की। ये मत बोलना कि सर ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में, यहां पर दोनों नहीं है, केवल और केवल क्या है, ब्यूट 2 इन, ओनली ब्यूट 2 इन है ये। तो जब ब्यूट 2 इन की बात करोगे, ये आपस में क्या कहलाएंगे, त्रिविम समावयवी। बोल सकते हैं इनको आपस में त्रिविम समावयवी, ठीक है। वहीं अगर आपको बोला जाए कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन आपस में क्या होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, पोजीशन आइसोमर। क्लियर बात सबको। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। त्रिविम समावयवी जो है, इसका हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहले हम वर्गीकरण में एक चीज तो पढ़ चुके, संरचनात्मक समावयवता ऑलरेडी पढ़ चुके। संरचनात्मक समावयवता में ये हमारे सिलेबस से अभी हट चुका है। बाकी हमने श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यावता ये पढ़ लिया है। चलावयवता जीओसी के टाइम पे पढ़ेंगे, ये अपन रिएक्शन मैकेनिज्म जब चलेगा उस टाइम पे, तो ये अभी आपका बाकी है। वहीं अगर मैं बात करूं त्रिविम समावयवता, जिसे बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समावयवता, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा संरूपण, संरूपण जिसको बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरा होता है अभिविन्यासी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फिगरेशनल। ठीक है। तो अगर आपको यहां पे ये बात पता हो कि अभिविन्यासी के कितने प्रकार होंगे, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, अभिविन्यासी के दो प्रकार, एक अपने पास में होगा आपके पास ज्यामितीय, और दूसरा क्या होगा, प्रकाशिक। मयंक मिश्रा, बेटा ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन जो है, इनके अणुसूत्र समान है, लेकिन अगर आप उन दोनों की पोजीशन की बात करोगे तो पोजीशन अलग है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग चीज है। मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया हूं वो सिर्फ ब्यूट 2 इन का दिया हूं, और ब्यूट 2 इन के बेसिस पे ही आपको ये पूरा करना है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अगर आपको सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेटा संरूपण समावयवता, बट संरूपण समावयवता से पहले आप इन दोनों के बारे में जान लें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्यों हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लो मुझे किसी एक त्रिविम समावयवी को किसी दूसरे त्रिविम समावयवी में बदलना है, तो उसे बदलने के लिए बंध को तोड़ने की आवश्यकता हो भी सकती है और बंध को तोड़ने की आवश्यकता ना भी हो। ये दो अलग अलग प्रकार हैं, आपको ये बात ध्यान करके। जैसे मैं संरूपण की बात करूं ना, संरूपण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास में समावयवता है, इस समावयवता में हम बंध को तोड़ते हैं या नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा। किसी ने सुना हुआ है क्या संरूपण समावयवी, पहले पढ़ा हुआ है संरूपण और अभिविन्यास, संरूपण और अभिविन्यास पढ़ा हुआ है क्या। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, ठीक है, वो होगा आपका संरूपण में। और अगर मान लो एक बंध को तोड़ करके और किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करना, ये कहलाएगा आपका किसमें, अभिविन्यासी में। ठीक, तो अब एक एक करके इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटता। किस में बॉन्ड नहीं टूटता बेटा, किस में बॉन्ड नहीं टूटता, संरूपण में या फिर अभिविन्यासी में। संरूपण में या अभिविन्यासी में, बोलो किसमें बंध नहीं टूटता। संरूपण नहीं पढ़ा, ओके बेटा ठीक है, संरूपण नहीं पढ़ा तो पहले वही पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। जैसे आपको सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे संरूपण, जिसे बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशनल। आइसोमेरिज्म क्या होता है इसमें, जब एक ही यौगिक के
भिन्न भिन्न रूपों में परमाणुओं की व्यवस्था सिग्मा बंध के चारों तरफ स्वतंत्र घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न होती है। एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक यौगिक बताता हूं, उस यौगिक का नाम है इथेन। जैसे ये कार्बन है, अब इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन को मान लो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है अपने पास में एक कार्बन, और यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, एक और कार्बन। अब दोनों कार्बन की संयोजकताएं तो आपको देखनी पड़ेगी ना, तो दोनों कार्बन की संयोजकताएं देखने के लिए जैसे आप प्रथम कार्बन की बात करो, ये आगे की दिशा में जो कार्बन उपस्थित है उसकी बात हो रही है, और ये कार्बन कौन सा है जो कि पीछे की तरफ है। आप मुझे बताओ, जब सामने से इसे देखोगे तो आपको कौन सा कार्बन दिखाई देगा, फ्रंट वाला या बैक वाला? फ्रंट कार्बन दिखेगा, केवल फ्रंट कार्बन। क्या बैक वाला कार्बन भी आपको दिखाई देगा क्या उस स्थिति में? नहीं दिखेगा ना। अब मैंने क्या किया, फ्रंट वाले के साथ में 3 बंधों को बनाया हुआ है। कैसे बनाया, जैसे ये आपके पास फ्रंट कार्बन था, इसके साथ में 1, 2 और ये 3 अलग अलग बंध मैंने यहाँ पे बना दिए, और इसी के जस्ट पीछे की तरफ मैंने एक और कार्बन को जोड़ा हुआ है। तो आप देखो, ये तो आपके पास कौन सा कार्बन हुआ है यहाँ पे, फ्रंट, और एक मैं बना रहा हूं यहां पे कुछ इस तरीके से बैक। ये आपके पास क्या है, बैक कार्बन। अब मैं इन दोनों को अगर चाहूं तो एक साथ, यहां पे सिग्मा बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एक आगे वाला कार्बन और एक पीछे वाला कार्बन। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि आगे वाले कार्बन को फिक्स कर दूं और पीछे वाले कार्बन को मैं रोटेट करूं, घुमाना चाहूं, क्या यह संभव है? बोलो। केवल एकल बंध है, केवल एकल बंध है, और उस एकल बंध के परितः पीछे वाले कार्बन को आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली घुमा रहे हो। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें बंध टूटेगा क्या? क्या इसमें बंध टूटेगा? नहीं टूटेगा ना बंध तो। लेकिन जो आपको डेफिनेशन बोली मैंने कि स्वतंत्र घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न होती है, तब उन्हें क्या कहेंगे हम, संरूपण, तथा यह घटना क्या कहलाएगी, संरूपण समावयवता कहलाएगी। अब संरूपण समावयवता को ध्यान से समझ लेना आप। मैंने क्या किया, आगे वाले कार्बन को फिक्स करते हुए पीछे वाले कार्बन को मैं रोटेट कर रहा हूं। पहले थोड़ा सा रोटेट किया, फिर थोड़ा सा और घुमाया, फिर उसको थोड़ा सा और घुमाया। तो अगर मैं ये सारे के सारे घूर्णन कर रहा हूं तो ये कक्ष ताप पर हो रहे। ध्यान रखना, मैंने क्या लाइन बोली अभी, ये सारे के सारे घूर्णन कौन से तापमान पर हो रहे हैं, कक्ष ताप पर। तो कक्ष ताप पर यदि ये सारे के सारे घूर्णन संभव है, तो आप मुझे बताओ केवल एक ही घूर्णन होगा या कई अनंत घूर्णन संभव है? केवल एक घूर्णन संभव है या अनंत घूर्णन संभव है? इनफाइनाइट पॉसिबल है ना। मैं चाहूं तो थोड़े थोड़े एंगल से उनको रोटेट करूं, इतना आराम से आगे वाला जो है उसको फिक्स करके पीछे वाले को रोटेट करूं, और मेरी इच्छा हुई कि पीछे वाले को फिक्स करके मैं आगे वाले को रोटेट करूं, तो वो भी तो पॉसिबल है। तो इस प्रकार हर एक घूर्णन पे आपको एक अलग अलग व्यवस्था मिलेगी। उसी व्यवस्था को आप क्या बोलोगे बेटा, संरूपण समावयवी। हर एक पोजीशन, हर एक पॉइंट पे जो आपको मिल रहा है ना, उस आइसोमर को क्या बोल रहे हो आप, संरूपण समावयवी। और ये जो परिघटना है जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोला जाएगा संरूपण समावयवता। ठीक है, तो अब देखना, ये कमरे के ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। आप ध्यान रखना, आइसोलेशन इनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो रूम टेम्परेचर पे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, तो उस स्थिति में आप हर एक स्थिति को थोड़ी ना अलग अलग कर पाओगे, और ऐसी अनंत स्थितियां आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब अनंत संरूपण समावयवी हम देख सकते हैं, लेकिन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो कि अपने आप में बहुत विशेष होंगे, कुछ विशिष्ट केस। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे इस टॉपिक में। बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है ना ये चीज। तो अब जैसा आपको बोला जाए कि यहां पे आगे की तरफ जो कार्बन था, इस आगे की तरफ जो कार्बन है, इससे एक बंध यहां पे जुड़ा हुआ है बेटा, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया। यहां जो पीछे वाला कार्बन है इसके साथ में भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और तीसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कार्बन कार्बन के मध्य का बंध था,
क्या ये कार्बन कार्बन के मध्य का बंध जब मैं पीछे वाले कार्बन को घूर्णन करूंगा तो उस स्थिति में परिवर्तित होगा क्या? क्या ये कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई परिवर्तित होगी क्या? कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध लंबाई है क्या वो परिवर्तित होगी? किसी नहीं होगी ना। यानी कि ये CH बंध की जो बंध लंबाई है, ये CH बंध की बंध लंबाई, ये CH बंध की बंध लंबाई, ठीक है। और इन दोनों कार्बनों को जोड़ने के लिए जो आपने यहां पर उपयोग किया है वो ये कभी भी अपनी बंध लंबाइयों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन 2017 में नीट में पूछा गया है। यहां पे ये जो लाइन है ना, ये कि सभी संरूपणों में परमाणुओं की स्थिति, बंध लंबाई एवं बंध कोण एक समान होते हैं, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? समान। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या कोई पैरामीटर ऐसा होगा जो कि इसमें बदलेगा? क्या कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो इसमें बदलेगा? उसकी बात हम थोड़ी देर बाद आगे करेंगे। एक कोण आएगा इसमें, उसकी बात आगे करूंगा। लेकिन अभी तक की बात आपको सबको समझ में आ गई ना? सेम है। चलिए, अब जैसे आपको बोला जाए कि संरूपण रूप को प्रदर्शित करने के लिए यौगिकों में कम से कम लगातार 3 सिग्मा बंध उपस्थित होने चाहिए, ये कंडीशन है, यानी कि ये शर्त है ऐसी। इसी शर्त के आधार पर आप बोल सकते हो कि यहां पर हम संरूपण को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे आपको बोला गया कि निम्न में से कौन संरूपण रूपों को प्रदर्शित कर सकता है? देखो यहां पे 1 सिग्मा हो गया, यहां पे 2 सिग्मा, यानी कि ये तो संरूपण समावयवी नहीं बना सकता। यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो इसने बोला है ना लगातार कम से कम कितने सिग्मा बंध हो? 3 सिग्मा। इसका मतलब ये संरूपण को प्रदर्शित कर सकता है। फिर आप अगले पे आओ, यहां पे भी देखो 1 सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध और तीसरा, इसका मतलब ये भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए यहां पर तो देखो 1 सिग्मा बंध, दूसरा सिग्मा बंध, तीसरा सिग्मा बंध और चौथा सिग्मा बंध, यानी कि ये भी प्रदर्शित कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन संरूपण रूपों को प्रदर्शित कर सकता है तो आंसर क्या होगा इसका? 2, 3 और 4। और कौन नहीं प्रदर्शित कर सकता तो आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट। ये बात समझ में आई? यहां तक की बात क्लियर है क्या? बोलो। बढ़े आगे। चलिए, अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट इसमें आता है ना, उसे बोला जाता है यहां पर प्रक्षेपण सूत्र, यानी कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि एक कार्बन है, मैं इस कार्बन को क्या कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं कि आप इसे ऑब्जर्व करो। केवल फर्स्ट वाला कार्बन ही तो आपको दिखाई देगा, ओनली फर्स्ट वाला कार्बन दिखाई देगा ना, पीछे वाला कार्बन दिखाई देगा कि आपको? नहीं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों कार्बन कार्बन के मध्य की जो बंध लंबाई है या जो बंध है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अगर इस प्रकार का प्रक्षेपण आपको दिखाई दे उसे कहा जाता है न्यूमैन प्रक्षेपण। तो एक ऐसा प्रक्षेपण जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को यानी उस अणु को सामने से देख रहे हैं, उसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं। और फ्रंट व्यू में आपको किस प्रकार दिखाई देगा? जैसे कि ये आपके पास फ्रंट वाला कार्बन हुआ बेटा, इसके साथ में जो जुड़े हुए आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये तो किसकी बात हुई? अग्र दिशा में जो कार्बन है वो। और पीछे जो बैक वाला कार्बन है उसको मैं किस प्रकार दर्शा रहा हूं? कुछ इस प्रकार। तो ये पीछे वाला हाइड्रोजन, ये पीछे वाला हाइड्रोजन और ये। अब इन दोनों को जब हमने कनेक्ट किया था वो बंध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं ना कि इस प्रकार का प्रक्षेपण क्या कहलाएगा? आपका न्यूमैन प्रक्षेपण। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ करूंगा। जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो आपको कैसी व्यवस्था दिखाई देगी? कुछ ऐसी व्यवस्था रहेगी, ये फ्रंट वाला कार्बन और ये बैक वाला कार्बन, ठीक है। तो यानी कि आप हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है ना, जेड एक्सिस की तरह। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप ये। तो
जब आपको बोला जाए कि ये जो 3D मॉडल है, इस 3D मॉडल को आप 2D में किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हो। 3D मॉडल को 2D में प्रदर्शित करने के कितने तरीके हुए? टोटल 2 तरीके। एक तरीका कौन सा हुआ आपका? न्यूमान प्रक्षेपण, जिसमें कि हम इस प्रकार 2 डायमेंशनली बताएंगे कि आगे वाले कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और पीछे वाले कार्बन के साथ में भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यवस्था में एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ में जुड़े हुए बंध रहेंगे उसी तरीके से पीछे वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए बंध है। मतलब मैं अगर सामने से किसी को देखता हूं तो आगे वाले कार्बन के तीनों बंध तो दिखाई दे जाएंगे, पीछे वाले तीनों बंध क्या होंगे? उस स्थिति में छिप जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? पीछे वाले बंध बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन बंध तो है। इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको अलग करते हुए बताया है, थोड़ा सा इसको अलग करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या वास्तव में इनके मध्य में जो बंध कोण है, इन बंध कोण में कुछ अंतर होता है क्या? आंसर क्या होगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है। यहां पे ये ध्यान रखना, आगे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसी के जस्ट पीछे आपको दूसरा कार्बन है, उसके साथ 3 बंध जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्षेपण क्या कहलाएगा? आपका न्यूमान प्रक्षेपण। सो त्रिविम अणु के अग्रिम दृश्य प्रक्षेपण को न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। अग्रिम कार्बन यानी कि फ्रंट कार्बन को आप बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं और पश्च कार्बन को वृत्त यानी कि सर्किल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये आपके पास में अग्र के लिए हो गया, ये आपके पास में पश्च के लिए हो गया, और जब इन दोनों को आपने एक साथ जोड़ा तो ये हो गया आपके पास न्यूमान प्रक्षेपण। अग्रिम व पश्च कार्बन के मध्य का जो बंध है वो आपको यहां पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब जैसे आपको यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है, हमें कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशनल का मतलब होता है संरूपण समावयवी, संरूपण समावयवी। तो अगर आपको संरूपण समावयवी यहां पे बोला है तो वो C2H6 के लिए, और किस प्रकार था? CH3CH3। तो अब जैसे अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि अग्र वाला जो कार्बन है, यहां पे आपके पास कौन सा कार्बन होगा? अग्र। और ये जो सर्किल है ये कौन सा कार्बन होगा बेटा? पश्च। तो अग्र और पश्च इन दोनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हो तो इसे कहा जाता है ग्रसित। ग्रसित में क्या होगा? आगे जैसे मान लो मैंने यहां पे एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन यहां पे लगाया और एक हाइड्रोजन यहां पे लगाया, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक हाइड्रोजन यहां पे है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे है और तीसरा हाइड्रोजन यहां पे। मतलब आगे वाले जो कार्बन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन परमाणु हैं, पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे को अध्यारोपित कर रहे हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे। अब अध्यारोपित अगर होंगे तो उस स्थिति में हमें आगे वाला कार्बन तो दिखाई दे रहा है, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा ग्रसित। और अगर ऐसा हो जाए कि मैं आगे वाले को फिक्स कर दूं और पीछे वाले को क्या करूं? घुमा दूं। पीछे वाले को क्या किया? घुमा दिया। अब मैंने आपको एक बात बोली थी अभी जस्ट कि जब हम संरूपण समावयवियों की बात करेंगे तो आपको अनंत संरूपण समावयवी मिल सकते हैं, लेकिन उन अनंत संरूपण समावयवियों में भी हम केवल उन 2 समावयवियों की बात करेंगे जो कि आपके लिए विशिष्ट है। अब विशिष्ट किस आधार पे बेटा? एक वो जिसमें कि न्यूनतम दूरी हो, 2 परमाणुओं या 2 समूहों के मध्य की दूरी कैसी हो? न्यूनतम। और एक वो कि पीछे वाले कार्बन को हमने क्या किया? पूरा 60 डिग्री घुमा दिया। तो उस स्थिति में क्या होगा? जो आपके पास व्यवस्था थी पहले ऐसी थी, अब बाद में कैसी हो गई? जस्ट पीछे वाला जो कार्बन है वो कुछ इस प्रकार, यानी कि पीछे वाला जो कार्बन है उससे जुड़े हुए बंध क्या हो गए? आपके घूम गए। आगे वाले तो फिक्स है, पीछे वालों को हमने क्या किया? घुमा दिया। तो जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि हमने देखा यहां पे Y बना हुआ है और इस Y को अगर आप कुछ इस तरीके से बना देते हो तो ये एक व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं और कितने डिग्री घुमाया यहां पर, इसे आप
जैसे यहां पर आपके पास ये सिस्टम मिल गया, यानी कि पीछे वाला कार्बन जो है उसके हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के, और फ्रंट वाला जो कार्बन था इसका हाइड्रोजन, इन दोनों के मध्य में दूरी क्या हुई अब, अधिकतम। तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा सांतरित। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सांतरित को? क्यों सांतरित को क्या बोला जाता है? जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ रखा हो वो शायद जानते होंगे, बाकी हिंदी में सांतरित और ग्रसित। ठीक, तो अब जैसे आपसे पूछा जाए अगला कौन सा यहां पर तरीका होगा, तो अब दूसरा तरीका क्या था? देखो, जब मैंने आपको बोला कि आप आगे की तरफ से कार्बन और उससे जुड़े हुए तीनों बंधों को देख रहे हो, ठीक है ना? हाँ बेटा, सारे बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, ग्रसित और सांतरित दोनों बता दूंगा मैं। अभी आप देखो, कार्बन हमने आगे से देखा, आगे से जो कार्बन दिखाई दे रहा है उसमें इन दोनों कार्बन के मध्य का बंध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया, इस यौगिक को थोड़ा सा ऐसा करके देखा। अब जब आप इस तरीके से देखोगे तो आपको आगे का कार्बन और उससे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन दिखाई देंगे, और उसी तरीके से ये पीछे वाला कार्बन और इससे जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन दिखाई देंगे, और साथ के साथ ये जो कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाला बंध था वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं ना, ये साइड व्यू है, और जो पहले आपने न्यूमान देखा था वो क्या है, फ्रंट व्यू। तो इथेन का फ्रंट व्यू तो न्यूमान प्रक्षेपण हो गया, और अगर आप उसको थोड़ा सा साइड से इस तरीके से देखते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, सोहर्स प्रक्षेपण। अब सोहर्स प्रक्षेपण को आप किस तरीके से देखोगे, जैसे ये कार्बन था और ये कार्बन था, तो हमने क्या किया, ये आपके पास में कुछ इस तरीके से, ये एक Y और ये एक Y, ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं यहां से देख रहा हूं थोड़ा इसको साइड से। जब साइड से देखेंगे तो उस टाइम पे अगर एक व्यवस्था तो आपको ऐसी मिलेगी ना, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ समूह ए बी बी सी सी, ये होगा। तो ऐसी व्यवस्था को तो क्या कहा जाएगा, जिसमें कि ए के मध्य दूरी न्यूनतम हो, यानी कि आप इधर से देख रहे हो तो पीछे वाला छुप रहा है पूरी तरह से, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, सोहर्स प्रक्षेपण में ग्रसित या एक्लिप्स्ड, इसे क्या कहा जाएगा, ये रूप कहलाएगा बेटा आपका ग्रसित, जिसे आप इंग्लिश में एक्लिप्स भी बोलते हो। और दूसरा, अगर आपने क्या किया, आगे वाले को तो क्या कर दिया फिक्स, और पीछे वाले को घुमा दिया कितना, लगभग 60 डिग्री। तो जब आप 60 डिग्री से घुमा दोगे तो कैसी व्यवस्था मिलेगी आपको, ये Y जो है ना ये उल्टा हो गया। अब ध्यान रखना, पीछे वाला Y जो है वो उल्टा हो गया, तो देखो ये व्यवस्था आपको मिली। तो इसे क्या कहा जाएगा, सांतरित, यानी कि स्टैगर्ड। बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलो कोई डाउट किसी को यहां तक? फ्रंट से तो न्यूमान और साइड से सोहर्स, बिल्कुल सही। अब इसमें कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के स्ट्रेन मिलते हैं जिसको कहा जाता है तनाव। तो पहला इसमें हम बात करेंगे बेटा स्टेरिक, यानी कि वंडरवॉल तनाव। अब स्टेरिक या वंडरवॉल तनाव में जैसे मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पे एक परमाणु ए और यहाँ पे भी एक परमाणु ए, यहाँ पे बी तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे सी तो यहाँ पे भी सी। तो इन ए परमाणुओं के मध्य में क्या होगा, 2 अनाबंदी। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंध बना रहे हैं क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंध बनाए हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि 2 अनाबंधी परमाणुओं या समूहों के मध्य में उत्पन्न जो प्रतिकर्षण होगा उसको आप क्या बोलोगे बेटा, वंडरवॉल तनाव। तो अगर आपको बोला जाए कि यहां पर जो व्यवस्था थी इसमें ए, यहां पे जो स्ट्रेन रहेगा उसको तो क्या बोलोगे आप, वंडरवॉल।
ठीक है। इन दोनों के मध्य में जो उत्पन्न तनाव रहेगा उसको कहा जाएगा वैन डर वाल। और अगर आपको बोला जाए दूसरा क्या है, यहां पे देखो ये ए कार्बन है, इस कार्बन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बंध युग्म। तो अगर बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है ना, सभी जानते हो, यहां पर भी जो प्रतिकर्षण हो रहा है ना वो किसके मध्य में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मध्य, इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण जो प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण। तो अगर आपको बोला जाए कि वैन डर वाल तनाव में कौन कौन से रूप, एक तो होता है ग्रसित, ये रूप कौन सा था आपका बेटा, ये ग्रसित है। लेकिन दूसरा रूप कैसा होगा आपका, ये सांतरित होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कब होगा, जब दो इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब दोनों एक दूसरे पे प्रतिकर्षण डाल रहे हैं, अब वो जितना कम से कम दूरी पर होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षण डालेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वैन डर वाल तनाव ग्रसित रूप में अधिकतम होता है। और ग्रसित रूप में अधिकतम होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें दोनों समूह एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, जबकि सांतरित रूप में यह न्यूनतम होता है। और एक बात ध्यान रखना, जहां पे प्रतिकर्षण ज्यादा होता है वहां पे स्थायित्व कम होगा। तो अगर आपसे स्थायित्व का क्रम पूछा गया तो यहाँ पे ध्यान रखना सांतरित का स्थायित्व ज्यादा होगा और ग्रसित का स्थायित्व कम होगा। ठीक है। अगर मैं इस तरफ बात करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे हमने बोला ये कार्बन, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और वो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा आपके पास में, बंध युग्म। तो जैसे यहाँ पे एक बंध युग्म है, इसी तरीके से यहाँ पे भी तो एक बंध युग्म होगा, यहाँ पे भी एक बंध युग्म होगा। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि इन बंध युग्म के मध्य प्रतिकर्षण हो, तो बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है आपका, टॉर्शनल स्ट्रेंथ या ऐंठन तनाव या मरोड़ तनाव भी इसे बोला जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐंठन तनाव जो है वो किस में ज्यादा होगा, ग्रसित में क्या होता है, जो समान रूप से परमाणु होंगे वो पास पास होंगे, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा तनाव होता है। चाहे आप वैन डर वाल तनाव देख लो, चाहे से टॉर्शनल स्ट्रेन यानी कि ऐंठन तनाव देख लो, दोनों ही ग्रसित में अधिकतम होंगे, और इसी कारण ग्रसित का स्थायित्व क्या होगा, कम। तो ऐंठन तनाव ग्रसित रूप में अधिकतम होता है और सांतरित रूप में न्यूनतम होगा, ये बात ध्यान रहे। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी बेटा, एक चीज जो है जो कि परिवर्तित होती है, पहले उसके बारे में सुन लें। आगे का जो कार्बन था अपने पास, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन से भी आपने एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं। अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि आगे वाले कार्बन को करो फिक्स और पीछे वाले कार्बन को थोड़ा सा घुमा दो, तो जैसे आपने उसको 60 डिग्री पे घुमाया था, तो जो दो समान परमाणु थे वो क्या हो गए बेटा, दूर हो गए। अब दोनों समान प्रकार के परमाणु अगर दूर हुए तो उनके मध्य में जो होने वाला तनाव था वो कैसा हो गया, कम। स्थायित्व क्या हो गया, ज्यादा। तो इस प्रकार जो स्थायित्व में परिवर्तन आया उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, यहाँ पे द्वितल कोण, द्वितल कोण जिसे बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल। समझते हैं इसको भी, निकटवर्ती परमाणुओं के बंधों के मध्य का कोण द्वितल कोण कहलाता है। अब कैसे है, जैसे आपको बोला गया इथेन, तो ये इथेन था, इसमें आपके पास में ये हाइड्रोजन था अग्र कार्बन से जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जबकि पश्च कार्बन के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से आपके पास, ये पश्च कार्बन। अब अगर मैं क्या करूं, यहां पे अग्र वाले को तो फिक्स कर दूं और पीछे वाले को मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया, तो जब इन दोनों के मध्य में दूरी आई तो उसकी वजह से बनने वाला जो कोण है उसको क्या कहा जाएगा, अंतरपृष्ठीय कोण, और इसी का दूसरा नाम क्या होगा बेटा, द्वितल कोण। तो ध्यान रहे, यहां पे आपके पास में दोनों के दोनों समान प्रकार के समूह न्यूनतम स्थिति पे होते हैं, जबकि यहां पे इन समूहों में थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, यानी कि वो थोड़े दूर हो गए। तो अगर आपसे बोला जाए ये कौन सा रूप हो जाएगा, सांतरित रूप जिसमें कि अधिकतम दूरी, और ग्रसित रूप जिसमें कि न्यूनतम दूरी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि एथेन का न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, स्थायित्व का क्रम बताइए, तो मैंने बोला था ना आपको, शांत रेत का स्थायित्व अधिक होगा और ग्रसित का कम। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।